बंगाल विभाजन। प्रशासनिक दृष्टि से बंगाल जैसे विशाल प्रांत का विभाजन करने की बात पर 1892 ईस्वी से ही विचार चला आ रहा था, परंतु किसी भी गवर्नर जनरल ने इस पर ध्यान नहीं दिया। 18 जुलाई 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। इसके अंतर्गत पूर्वी बंगाल और आसाम के नए प्रदेश का निर्माण किया गया तथा उसके लिए पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। इस नए प्रदेश की राजधानी ढाका रखी गई। शेष हिस्सा बिहार, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल बंगाली बना रहा और उसकी राजधानी कलकत्ता में ही रही। बंगाल को विभाजित करने का असली कारण राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना था। समूचे देश ने इस चुनौती को स्वीकार किया और विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी आंदोलन उठ खड़ा हुआ। भारतीयों के विचार में इस विभाजन की पृष्ठभूमि में सांप्रदायिक तत्व छिपे हुए थे। स्वयं लॉर्ड कर्जन के भाषणों ने भारतीयों के विचार की पुष्टि कर दी। इस विभाजन का एक उद्देश्य हिंदुओं तथा मुसलमानों में फूट पैदा करके एक नया प्रांत बनाना था, जिसमें मुसलमानों की प्रधानता रहे। हिंदुओं की ओर से गृह शासन की आवाज सुनाई देने लगी थी और मुसलमान अपने नेता सैयद अहमद खां द्वारा स्वामी भक्ति की नीति का पालन कर रहे थे। अतः अंग्रेज सरकार ने भारतवासियों को एक दूसरे के विरुद्ध उभारने का निश्चय किया। डॉक्टर जकारिया के शब्दों में यह कार्य अपने उद्देश्य और प्रभाव से एक धूर्ततापूर्ण और कपटी कार्य था, जिसके अंतर्गत डिवाइड एंड रूल की नीति के द्वारा भारतीय समाज को जाति व्यवस्था में, धर्म व्यवस्था में बांटने की कोशिश की गई थी, ताकि उससे अंग्रेजों का हित का साधन हो सके। बंगाल विभाजन के प्रस्ताव के सामने आते ही कलकत्ते के महाराजा जतेंद्र मोहन ठाकुर की अध्यक्षता में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार से बंगाल विभाजन के संबंध में कुछ संशोधन तथा परिवर्तन करने की मांग की गई, परंतु कर्जन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विराट जनसभा हुई, जिसमें बड़े बड़े नेताओं के अलावा विभिन्न जिलों के प्रतिनिधि और मंडल के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त समस्त बंगाल में जनसभाएं हुई। इन सभाओं में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का कार्रवाई की गई। इस जन विरोध के बावजूद कर्जन की बंगाल विभाजन की घोषणा को अक्टूबर 1905 ईस्वी को कार्यान्वित कर दिया गया। बंगाली जनता ने 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाया, काला दिवस के रूप में मनाया। इस दिन बंगाल में पूरी हड़ताल रही। एक विशाल जनसभा में आमंत्रित की गई और उस जनसभा के अंदर जो घोषणाएं की गई वो इस प्रकार थी। जबकि सरकार ने बंगाली जाति के सर्वव्यापी विरोध के बावजूद बंगाल का बंटवारा करना उचित समझा है, हम प्रतिज्ञा करते हैं और घोषणा करते हैं कि हम एक जाति की हैसियत से अपने प्रांत के बंटवारे से पैदा हुए बुरे प्रभावों को दूर करने और अपनी जाति की एकता को बनाए रखने के लिए अपनी शक्ति भर सब कुछ करेंगे। इस तरह का घोषणा, इस तरह की भाषण वहां पर दिया गया। इस पर सामूहिक सहमति बनी और इस अवसर पर जो कार्यक्रम की घोषणा की गई उसके मुख्य बिंदु इस प्रकार थे कि बंगाल के विभाजित हिस्सों की एकता के प्रतीक स्वरूप पुरुषों की कलाइयों में लाल धागे बांधे गए, हड़ताल एवं उपवास किए गए, फेडरेशन हॉल का शिलान्यास किया गया, जिसमें सभी जिलों की मूर्तियों को रखा गया और पृथक किए गए जिलों की मूर्तियों को पुनः एकता होने तक ढक कर रखा गया। बुनकर उद्योग की सहायता से उद्देश्य से सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा एक राष्ट्रीय निधि की स्थापना का प्रयास किया गया। सार्वजनिक सभाओं का आयोजन, विदेशी माल का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग के लिए व्यापक अभियान शुरू किया गया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और विपिन चंद्र पाल के समूचे बंगाल का दौरा किया तथा जनता से बंग विरोधी अभियान को सफल बनाने की सार्वजनिक अपील की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसमें उदारवादियों का वर्चस्व था, ने भी बंगाल विभाजन की कटु आलोचना की। नवयुवकों और विद्यार्थियों ने इस आंदोलन में बड़े सक्रिय रूप से भाग लिया। वंदे मातरम के गान से समस्त बंगाल गूंज उठा
डॉक्टर रघुवंशी और लाल बहादुर ने तत्कालीन जनभावनाओं को बड़ा ही मार्मिक एवं सुंदर चित्रण करते हुए लिखा है कि प्रातःकाल से ही शहरों की सड़कों पर वंदे मातरम के गान के गूंज उठने शुरू हो जाते थे। समूह के समूह नदी के किसी एकत्रित हो रहे होते थे। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे की कलाई पर राखी बांध रहा था। गान मंडलियों ने वीरता भरे गीत का गाकर जनता में देशभक्ति की भावना जागृत कर दी थी। तत्पश्चात विदेशी माल के बहिष्कार का आंदोलन आरंभ हुआ। प्रांत के कोने कोने से तथा प्रांत के बाहर सभाएं आयोजित की जाने लगी। सरकारी दमन से आंदोलन को और अधिक शक्तिशाली बना दिया गया। वंदे मातरम के गीत पर नियंत्रण व आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी से आंदोलन ने अधिक उग्र रूप धारण कर लिया। अंग्रेज सरकार की दमन की नीतियों ने इस आंदोलन में घी का काम किया, आग में घी का काम किया और इस तरह की भावनाएं फैलने लगी। जैसा कि अयोध्या सिंह लिखते हैं कि कर्जन और उसके मित्रों ने मुसलमानों को इस आंदोलन से अलग रखने और दूर रखने की बड़ी कोशिश की, फिर भी वे इसमें पूरी तरह सफल न हुए। मुसलमान भी आंदोलन में शामिल हुए और अब्दुल रसूल, लियाकत हुसैन, अब्दुल सलीम गजनवी, यूसुफ खान बहादुर, मोहम्मद इस्माइल चौधरी जैसे नेता सामने आए। मुसलमान नेताओं के द्वारा भी एक विशाल सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रस्ताव पास किया गया कि मुल्क की तरक्की के लिए जो काम हिंदू करेंगे, मुसलमान उसका समर्थन करेंगे। मुसलमान हिंदुओं का साथ बंग विरोधी आंदोलन में ही नहीं है, पितु दूसरे मामलात में भी देंगे और विदेशी माल के बाइकॉट और उसके बहिष्कार, देसी माल के इस्तेमाल का समर्थन करेंगे। मुसलमानों के इस कदम से अंग्रेज अधिकारियों को काफी परेशानी हुई और बाद में उन्होंने धर्मांध मुसलमानों को भड़काकर दंगे फसाद करवाए ताकि इस आंदोलन की रीढ़ की हड्डी को तोड़ा जा सके। सरकार की दमन की नीति। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन विरोधी जन आंदोलन को दबाने के लिए दमन की नीति का सहारा लिया। हिंदुओं को दमन नीति का कष्टदायी परिणाम भुगतना पड़ा। सरकार ने सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। अध्यापकों को चेतावनी दी गई कि वे अपने छात्रों को इस आंदोलन से दूर रखें। अनेक देशभक्त प्रदर्शनकारियों को बंदी बनाकर अमानवीय सजाएं दी गई। मेमन सिंह जिले के 2 लड़कों पर मात्र इसलिए जुर्माना किया गया कि वे वंदे मातरम का गान कर रहे थे। सरकार शिक्षा विभाग का पूरा इस्तेमाल छात्रों के आंदोलन से दूर रखने में कर रही थी। वह धमकी दे रही थी कि जिस स्कूल के अधिकारी अपने छात्रों को इस आंदोलन से अलग न रख पाएंगे, उनकी मान्यता छीन ली जाएगी और उसे सरकारी मदद नहीं दी जाएगी। सरकार की इस नीति के चलते कितने ही छात्र और शिक्षक स्कूलों से हटा दिए गए। सरकार ने मुसलमानों द्वारा हिंदुओं पर भीषण अत्याचार भी करवाए और उनके निकृष्ट कार्यों के लिए कोई दंड नहीं दिया गया। एक स्थान पर तो मुसलमानों ने ढोल बजा बजा कर ये घोषणा करवाई कि सरकार ने उन्हें हिंदुओं को लूटने व हिंदू विधवाओं के साथ विवाह करने की अनुमति दे दी है। मॉडर्न रिव्यू ने लिखा था कि आंदोलन काल की घटनाएं सभी संबंधित पक्षों के लिए निंदनीय है। हिंदुओं के लिए उनकी विरुद्धता के लिए, क्योंकि उन्होंने मंदिरों के अपवित्रीकरण, मूर्तियों के खंडन तथा स्त्रियों के अपहरण के विरुद्ध बल प्रयोग नहीं किया। स्थानीय मुस्लिम जनता के लिए नीच व्यक्तियों के बाहुल्य के कारण और अंग्रेजी सरकार के लिए इस कारण कि उसके प्रशासन में इस प्रकार की घटनाएं बिना रोक टोक के बहुत दिनों तक होती रही। इस तरह हम देखते हैं कि इस आंदोलन के अंदर अंग्रेजों ने अपने इस बंग को सफल बनाने के लिए पूरा प्रयास किया कि किस तरह से भारतीय समाज को आपस में लड़ा करके बांटा जा सके और बांटने के बाद में उनके हितों को पर कुठाराघात करते हुए उन्हीं पर शासन चलाया जा सके। इस हेतु सर्वप्रथम सांप्रदायिकता के झगड़े का, विद्वेष का जो बीज है वो अंग्रेजों के द्वारा बोया गया था और अपने हितों के संरक्षण के लिए, भारत में अपने व्यापारिक लाभों को उठाने के लिए, अपने राजनीतिक सत्ता को कायम रखने के लिए इस तरह का एक कृत्य जो था, जिसको कि फूट डालो और राज करो की नीति कहा जाता है, इस कुनीति के द्वारा अंग्रेजों ने बंग के अपने निर्णय को सफल बनाने में पूरा एड़ी से चोटी का जोड़ लगा दिया। आंदोलन का महत्व और प्रभाव। बंग आंदोलन
भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है। इस आंदोलन के फलस्वरूप भारतीय राजनीति में स्वदेशी का समावेश हुआ। वंदे मातरम के नारे ने जनता की सुप्त भावनाओं को जागृत कर दिया। उसके फलस्वरूप जो राष्ट्रीय एकता की प्रबल भावना जागृत हुई, उसने स्वतंत्रता प्राप्ति की इच्छा को अधिक दृढ़ बना दिया। इसलिए लोगों का उदारवादियों के प्रति विश्वास कम होता चला गया। स्वयं गोखले ने कहा था कि नवयुवक ये पूछने लगे हैं कि संवैधानिक उपायों का क्या लाभ है, यदि उनका परिणाम बंगाल का विभाजन ही होना था। अतः बंगाल विभाजन की घटना ने भारतीय राजनीति में उग्रवादिता और गरम दल के विचारों को प्रगति प्रदान की। भारतीयों का अंग्रेजों की न्यायप्रियता से भी विश्वास समाप्त हो गया तथा उदारवादियों की राजनीतिक भिक्षावृत्ति की नीति से लोग क्रुद्ध हो उठे। उग्रवादियों के हित में लोकप्रियता की वृद्धि हुई। अब ब्रिटिश सरकार ने उग्रवादियों का दमन करना प्रारंभ किया। कुछ देशभक्तों ने इन अत्याचारों का प्रत्युत्तर क्रांतिकारी एवं आतंकवादी आंदोलन चला करके प्रतिरोध किया। इस आंदोलन का महत्वपूर्ण परिणाम विदेशी माल का बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं के प्रति रुचि और उपयोग, राष्ट्रीय शिक्षा पर बल दिया जाना था। आगे चलकर महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन के एक प्रमुख अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। बंग भंग की अवधि में ही करजन ने फूट डालो राज करो की नीति को अपनाकर हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक जो खाई उत्पन्न कर दी, उस खाई को हम आज भी देख सकते हैं, जो उत्तरोत्तर गहरी होती चली गई और सांप्रदायिकता भारतीय राजनीति का एक नई पहचान बन गई। इस नई पहचान के कारण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को ही नहीं अपितु कालांतर में देश को भी बहुत ही नुकसान उठाना पड़ा। आंदोलन के दौरान अनेक स्थानों पर दंगे हुए तथा हिंदुओं के साथ घोर अन्याय किया गया। वस्तुतः यह आंदोलन हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का एक टर्निंग पॉइंट है, एक मोड़ बिंदु है, जहां पर आकर हम देखते हैं कि भारतीय राजनीति जो है और ये जो स्वतंत्रता संग्राम का जो आंदोलन है, इसने एक करवट ली और इस करवट में उग्रवादी आंदोलन के प्रति और गरमपंथी विचार वाले नेताओं के प्रति जनता का रुझान बढ़ने लगा। आंदोलन दिसंबर 1911 ईस्वी तक चलता रहा। इसके बाद भारतीयों ने इस संगठित विरोध को शांत करने के लिए भारत सरकार को विवश होकर 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन रद्द करना पड़ा तथा ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कर दी गई। परंतु पहली बार ब्रिटिश सरकार को भारतीय जनता के समक्ष झुकना पड़ा। इसमें भारतीयों में एक नया आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ। इस तरह हम देखते हैं कि लगभग 6 वर्षों तक ये जो आंदोलन चला, इस आंदोलन के कारण भारतीयों के अंदर सतत संघर्ष की क्षमता उत्पन्न हुई। भारतीयों में एक एकता का विकास हुआ और इसके साथ ही हम देखते हैं कि सबसे बड़ा जो इस बंग की नीति का जो एक सकारात्मक प्रभाव जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर पड़ा था, वह पड़ा था कि इससे भारत के अंदर संघर्ष करने की एक प्रेरणा पैदा हुई और बंग के वापस हटा लेने से ये भारतीयों के स्वतंत्रता संग्राम की पहली सफलता के रूप में इसको चिन्हित किया जाता है। इसको माना जाता है कि वाकई में अगर देश की एकता बनी रहे तो विदेशी शक्तियां निश्चित रूप से परास्त होगी। इस बंग को लेकर के लोगों की भावनाओं को के साथ में जो खिलवाड़ किया गया था और उस टूटी हुई भावनाओं के कारण जो एक आंतरिक एकता, हालांकि अंग्रेजों के द्वारा बहुत से मुस्लिमों को भड़काया गया था, दंगे करवाए गए थे, इन सारे कुकृत्यों के, इन सारे प्रयासों के बावजूद भी हम देखते हैं कि बंग के अंदर जो एक भावनात्मक एकता का जो विकास हुआ था, वो विकास हमें इस समय देखने को मिलता है और वो भारत की सबसे बड़ी थाती के रूप में बंग के रूप में जाना जाएगा। हालांकि आगे जाकर हम देखते हैं कि इस बंग के दौरान जो सांप्रदायिकता के जो बीज बोए गए थे,
उन सांप्रदायिकता के बीजों का पोषण आगे जाकर के अंग्रेजों ने बहुत भलीभांति किया, और उसका अंततोगत्वा जो परिणाम निकला था वो भारत विभाजन के रूप में हमें देखने को मिलता है। लेकिन साथ ही हिंदू धर्म की सांस्कृतिक गौरव के प्रति एक संघर्षशीलता का विकास जो है वो हमें इसमें जरूर देखने को मिलता है, और भारतीयों में जो आत्मविश्वास का जन्म जो है वो इस आंदोलन के कारण हुआ, और इसकी सफलता ने बंग को अंग्रेजों के द्वारा वापस लेने की घटना ने उनके आत्मविश्वास को बहुत अधिक बढ़ा दिया, जो आगे जाकर के हम देखते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के मेरुदंड के रूप में परिलक्षित होता है।